आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है पानी रे पानी। पानी हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है और बिना पानी के मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे कोई भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे घरों में आने वाला पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? कई जगहों पर गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाती है और दूसरी ओर बरसात के समय बाढ़ आ जाती है। इस पाठ में लेखक हमें जल चक्र, पानी की कमी और पानी को बचाने के महत्व के बारे में समझाती है। साथ ही वे बताते हैं कि यदि हम पानी को सही तरीके से बचाकर रखें तो भविष्य में पानी की समस्या से बच सकते हैं। तो आइए अब इस महत्वपूर्ण पाठ पानी रे पानी को सरल भाषा में समझते हैं। इसमें लिखा है, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचो तो नहीं होगा, शायद इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। यहाँ पर जल चक्र का मतलब है पानी का प्राकृतिक चक्र। लेखक शुरुआत में हमसे एक प्रश्न पूछते हैं कि हमारे घरों में जो पानी आता है आखिर वह कहाँ से आता है और बाद में कहाँ चला जाता है। अक्सर हम इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमने इसे भूगोल की किताब में पढ़ा होता है। भूगोल की किताब में एक चित्र के माध्यम से बताया जाता है कि सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है और बारिश का पानी नदियों के रूप में बहकर फिर समुद्र में मिल जाता है और नदियों के किनारे से ही हमारे गांव, शहर और घर बसे होते हैं। आगे लिखा है कि चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदली है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। मतलब भूगोल की किताब में बने चित्र के तीरों के जरिए से पानी की पूरी यात्रा दिखाई जाती है। समुद्र से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर बादल बनकर बादलों से बारिश होती है और बारिश का पानी नदियों के रूप में बहकर फिर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह पानी का यह चक्र बार बार चलता रहता है, जिसे ही हम जल चक्र कहते हैं। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबको घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों में और खेतों में पानी का सब अजीब सा चक्कर सामने आने लगता है। मतलब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि यह तो किताब में बताया गया जल चक्र है, लेकिन असली जीवन में अब पानी की स्थिति कुछ अलग और चिंताजनक हो गई है। आजकल घर, स्कूल, दफ्तर, कारखाने और खेतों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। यानी पानी के साथ एक अजीब सा चक्कर देखने को मिल रहा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी की बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी बहुत सवेरे। यहाँ पर सू सू कहने का मतलब है हवा की आवाजें। बेवक्त यानी तय समय के बिना। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि आजकल नलों में हर समय पानी नहीं आता। कई बार नल खोलने पर पानी के बजाय हवा की आवाज आती है और अगर पानी आता भी है तो समय पर नहीं आता, कभी देर रात को तो कभी सुबह। इस तरह लेखक पानी की बढ़ती कमी और समस्या की ओर हमारा ध्यान दिला रहे हैं। आगे लिखा है कि मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन, घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। यहां पर मीठी नींद कहने का मतलब है गहरी और आरामदायक नींद। बाल्टियां यानी पानी भरने की बाल्टी और तू मैं यानी झगड़े या बहस।
लेखक यहाँ बता रहे हैं कि पानी की कमी के कारण लोगों को अपनी आराम की नींद छोड़कर सुबह सुबह उठकर पानी भरना पड़ता है। लोग घर की बाल्टियां, बर्तन, घड़ों को पानी भरने लगते हैं। घर की बाल्टी, बर्तनों और घड़ों में पानी भरने लगते हैं। कई बार पानी की कमी के कारण लोगों के बीच झगड़े भी हो जाते हैं। यानी पानी की समस्या अब लोगों के बीच तनाव और विवाद का कारण भी बनने लगी है। आगे लिखा है कि रोज रोज के इन झगड़े टंटे से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम के मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठो तो फिर और कई घर वही करने लगती हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानी और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो आजकल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। यहाँ पर इस अनुच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि पानी की समस्या से बचने के लिए कई लोग नलों में मोटर लगा लेते हैं, जिससे पानी जोरों से खींचकर उनके घरों में आने लगता है। लेकिन इससे दूसरे घरों में पानी की और कमी हो जाती है, क्योंकि एक घर ज़्यादा पानी खींच लेता है, फिर दूसरे लोग भी यही तरीका अपनाने लगते हैं और पानी की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल शहरों में पानी भी खरीदना पड़ता है जैसे बाकी चीज़ें खरीदी जाती है। यह समस्या केवल छोटे गांवों में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को परेशान करती है। कई जगहों पर तो पानी की कमी इतनी बढ़ जाती है कि अकाल जैसी स्थिति बन जाती है, खासकर गर्मियों के मौसम में। लेकिन अब बात करें बरसात की। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेलों की पटरियां पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाती हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ता है और ना ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि गर्मियों में जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, वहीं बरसात के मौसम में बहुत अधिक पानी हो जाता है। बारिश के कारण सड़कों, घरों, स्कूलों और रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव और बड़े शहरों दोनों प्रभावित होते हैं। बाढ़ आने पर सामान्य जीवन रुक जाता है और कई बार लोगों की चीज़ें बह जाती हैं। इस तरह लेखक बताना चाहते हैं कि पानी कभी बहुत कम हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा, और यही पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आगे लिखा है कि ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पर अकाल कहने का मतलब है पानी या भोजन की बहुत कमी हो जाना। बाढ़ यानी बहुत अधिक पानी का फैल जाना। यदि इन दोनों को ठीक से समझ सकें तो संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मतलब लेखक यहाँ बताते हैं इस अनुच्छेद में कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी, अकाल और पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता, बाढ़, दोनों एक ही समस्या के दो रूप हैं। अगर हम पानी के सही उपयोग और प्रबंध को समझ लें तो हम इन समस्याओं से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आगे लिखा है कि चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे छोटे नोट, इन सब इनमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हम कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का इस्तेमाल कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर गुल्लक कहने का मतलब है पैसा जमा करने का एक छोटा सा बर्तन। लेखक पानी को समझाने के लिए एक गुल्लक का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जैसे हम पैसे मिलने पर उन्हें गुल्लक में जमा करते जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी बचत का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पानी को बचा कर रखना ज़रूरी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसका सही से इस्तेमाल कर सकें। आगे लिखा है कि हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमारी धरती भी एक बड़ी गुल्लक की तरह है। बरसात के समय प्रकृति बहुत सारा पानी बरसाती है, जिसे हमें धरती में जमा कर लेना चाहिए। आगे लिखा है कि पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक इसका उपयोग करने के लिए घरों में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकाल सकती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाब को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। मतलब लेखक आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि तालाब, झील और जल स्रोत पानी की जमीन के अंदर पहुँच जाने का काम करते हैं। यह पानी धीरे धीरे भूजल के भंडार को भरता रहता है, जिससे हम पूरे साल पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लोगों ने लालच में आकर तालाबों और झीलों को भरकर उन पर मकान, बाजार और स्टेडियम बना दिए हैं। इसी कारण पानी को जमा करने की प्राकृतिक साधन नष्ट हो गए हैं। आगे लिखा है कि इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी चाहिए। यहाँ पर जल स्रोत कहने का मतलब है पानी के स्रोत, जैसे तालाब और नदियाँ। बस्तियाँ यानी रहने की जगह या फिर कहें तो मोहल्ले। लेखक बताते हैं कि तालाब और जल स्रोत यानी नदी और तालाब मतलब नदी को नष्ट करने की सजा अब हमें मिल रही है। गर्मी में पानी की बहुत कमी हो जाती है, जबकि बरसात में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए अगर हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें तालाबों, नदियों और जल स्रोतों की रक्षा करनी होगी। आगे लिखा है कि जल चक्र, मतलब आखिर में लिखा है कि जल चक्र हम ठीक से समझे। जब बरसात हो तो हम उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमें जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। मतलब लेकिन लेखक अंत में कहते हैं कि हमें जल चक्र को अच्छी तरह समझना चाहिए। बरसात के पानी को सहज कर जमीन में जमा करना चाहिए ताकि हमारा जमीन के अंदर का पानी भरता रहे। यदि हम ऐसा करेंगे तो भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने जल चक्र का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो हम हमेशा पानी की समस्या में फंसे रहेंगे। तो ये पाठ आज यहीं पर ख़त्म होता है। लिखा है इस पाठ को लेखक अनुपम मिश्रा ने। यह पाठ आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।